नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सरकार के झूठे वादों की खुली पोल। 6 साल से बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहा ये युवक। पुलिस लाइन गुड़ चौराहा में दिन दहाड़े चली गोली, मुख्य आरोपी फरार। 2500 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पहले से भी रिश्वत लेने के मामले हुए दर्ज। और संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा की महिला गार्डों ने दिखाई दरियादिली। बच्चे की मौत के बाद गरीब पिता को चंदा इकट्ठा कर 3500 रुपए सौंपा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बिजली कनेक्शन के लिए 6 साल से भटक रहा व्यक्ति आज जनसुनवाई में पहुंचा और बताया कि इस दौरान 8 कलेक्टर बदल गए, लेकिन आज तक उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा। प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस जनसुनवाई का कोई औचित्य नहीं। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 6 साल से एक व्यक्ति बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहा है, लेकिन आज तक उसके घर बिजली का करंट नहीं पहुंचा। पूरा मामला गुड़ तहसील अंतर्गत तमरा का है, जहां से जनसुनवाई में आए रामराज कोल ने बताया कि 6 साल पहले 2018 में उसने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था। 6 साल में वह कितनी बार बिजली विभाग और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाया उसने खुद याद नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस दौरान 8 कलेक्टर बदल गए और उसके घर बिजली नहीं पहुंची। बिजली विभाग जाने पर यह पता चला कि अगर तुम्हारा किसी नेता से संपर्क है तब तो तुम्हारे यहाँ बिजली लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। रामराज ने बताया कि 1 महीने पहले उसके गांव में 3 बच्चियां पानी में डूब गई थी। कीड़े मकोड़े का खतरा रहता है, बच्चे रात के अंधेरे में रहते हैं। कई बार आवेदन दिया, अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी उनके घर बिजली नहीं पहुंची। रामराज ने रीवा जिले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होना बताया है। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारी को आदेशित कर दिया गया है और जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। आप खुद सुनिए रामराज कोल का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। कलेक्ट्रेट आ रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं होती है। मुझे भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से बिजली विभाग द्वारा ये बोला गया था कि तुम कनेक्शन ले लो तो तुम्हारे यहाँ केबल और खंभा लगा दिया जाएगा। तो मैं रामराज कोल कनेक्शन लिया था और हमारे पिताजी बाबूलाल कोल, तो पोल तो गड़ गया है लेकिन खंभा केबल नहीं लगी है। यानी 6 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ शिकायत करने, कुछ नहीं होती है। तो मैं ये लास्ट बार आया हूँ, अगर नहीं होती तो मैं 25/10 को भूख हड़ताल करूँगा। माननीय कलेक्टर महोदय जी से वो कागज लेकर आया हूँ कि हमें परमिशन दे दी। मैं थक चुका, हमारे बच्चे अंधियारे में रहते हैं, कीटनाशक घुसते हैं सब। और 1 महीना पहले अभी हमारे यहाँ कांड हो चुका, 3 बच्ची गड्ढे में बूढ़ गई थी। हाँ जी, तो यहाँ अधिकारियों के पास जाता हूँ तो कहते हैं डी ऑफिस जाओ, जेई ऑफिस जाओ, अधीक्षक ऑफिस जाओ। बस मुझे, और मैं 2 महीने पहले 17/7 को शिकायत करा हूँ। ऑनलाइन नहीं तो आज तक जवाब हमें नहीं दे रहे हैं। और ऑनलाइन रहता था, शिकायत करते थे तो 6 दिन में गलत जानकारी देके वो कर देते, लेकिन 2 महीना हो गया, आज तक बिजली विभाग वाले जानकारी नहीं दे रहे हैं। 2.5 महीना होने चला। और आपके यहाँ पे 6 साल हो गए जी। यहाँ आते आते हमारे रीवा में कम से कम 8 तो कलेक्टर बदल गए। राहुल जय रूपाला जी और कम से कम 8 कलेक्टर हमारे रीवा में बदल गए, कुछ नहीं सुनाई होती है। 8 कलेक्टर बदल गए। हाँ, बिजली नहीं लगी। बस यही बिजली विभाग यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि हमारी कहीं रीवा के अलावा जाता ही नहीं। किस गाँव की समस्या है? मैं ग्राम तमरा पोस्ट तमरावासी, तहसील हजूर, जिला रीवा का। तमरा का? जी। मैं आदिवासी हूँ। कहते हैं कि भारत सरकार द्वारा अंतिम छोर व्यक्ति तक स्कीम पहुँचाता हूँ, लेकिन केंद्र की स्कीम में इतना भ्रष्टाचार हुआ है रीवा में कि मध्य प्रदेश में 54 जिले हैं तो कहीं नहीं हुआ जितना रीवा जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग आदिवासी जाते हैं तो ये बोलते थे कि जाओ तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास नेता का जैक है, नेता का जैक होगा तभी केबिल लगेगी, नहीं लगेगी। तो हम लोग गरीब आदिवासी कहते हैं हम लोग को जैक चाहिए सर। हम लोग तो ये लगा रहता है कि बच्चों को पेट पाले, कहीं नहीं सुनाई होती। रीवा जिले से कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं अपने कलेक्टर महोदय जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा घर सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वे कराया जाए और एक बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा सर्वे कराया जाए और गांव के आदमी से दस्तखत मरवाया जाए कि ये आदमी सही है या गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं अपने होश आवाज से बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए जो कानून में आए। और जो गलत करे हैं तो अगर वो फंसते हैं तो उनको सब दिन के लिए नौकरी से निकाला जाए। हमें 6 साल से परेशान कर रहे हैं। मैं लड़के बच्चे यहाँ मांगता हूँ। सर नमस्कार नीले भैया जी, आप लोग बहुत में नहीं, ये कुछ बच्चे आए थे घर में आवेदन डाल करके, क्या मांग क्या
एक विषय ये जन सुनवाई में संज्ञान में आया है कि कोई आवेदक हैं, उनके घर में 2018 में उन्होंने आवेदन किया होगा बिजली के कनेक्शन के लिए, लेकिन कुछ कारण बता करके उनके यहाँ कनेक्शन नहीं किया गया है। DEMPB को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वो मौके पर जाएं और वहाँ की क्या स्थिति है और किस कारण से संबंधित के यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है उसके संबंध में जानकारी भी देंगे और संबंधित व्यक्ति जहाँ रहते हैं, जहाँ के लिए उन्होंने बिजली का कनेक्शन मांगा है, वहाँ उनका जल्दी से जल्दी कनेक्शन हो जाए, ये इंश्योर करेंगे। कहाँ से आए थे, किस गाँव मामला? गाँव का मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ आवेदन है, DEMPB जा रहे हैं मौके किसकी लापरवाही? ये मौके पर चले जाएं ताकि पता चले कि क्या कारण है, वहाँ तक लाइन नहीं जा पा रही है, खंभा लगाने में दिक्कत आ रही है, जो भी विषय होगा तदनुसार कार्रवाई होगी। बिछिया थाना अंतर्गत पुलिस लाइन चौराहे के पास दिन दहाड़े हवाई फायर का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के बिछिया थाना अंतर्गत चिरौला मंदिर से लौट रहे युवक के ऊपर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि फायरिंग के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और घटना में घायल हुए युवक से बातचीत कर छानबीन शुरू कर दी। घायल हुए पाड़ेन टोला के रहने वाले युवक ने बताया कि गोली चलाने वाले बदमाश का नाम तमस बंसल है, जो गुड़ चौराहे का रहने वाला है। घटना के दौरान एक आरोपी की बाइक गिर गई और वह घायल भी हुआ, जिसे पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। क्या गोली चली घटना हो गई है, क्या मामला क्या है? ये एक युवक युवती बाइक से चिरौला मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, तो दो बाइक 4 लड़के आए जिन्होंने फायर किया है, मिस फायर हुआ है और इनका आपस में कुछ पहले से विवाद रहा होगा। लड़का उसको जानता है जिनने फायर किया है और उनकी हम पता तलाश कर रहे हैं। कितने फायर हुए मैडम? ये जैसा कि फरियादी ने बताया है कि 3 बार फायर किया है, परंतु सारे मिस फायर हुए हैं और इसमें जिन आरोपियों का नाम बता रहे हैं उनकी हम तस्दीक कर रहे हैं, शीघ्र ही उनको पकड़ लिया जाएगा। मैंने अभी घटनास्थल आपने निरीक्षण किया, क्या लगता है कि 3 फायर हुए हैं या फिर मिला है? अभी घटनास्थल से अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है, पर हम तलाश कर रहे हैं। एविडेंस जो भी मिलेंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चोट आई है, मिसफायर की चोट है फरियादियों को और पीड़ित को, तो उस आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? क्या लोग थे आप लोग? हम लोग 2 लोग थे। लड़की थे आप लोग? हाँ गाड़ी जा रहे हैं। हाँ। ये मारने वाला कौन था? तमस बंसल, ये कहाँ गए? ये गुड़ चौराहे का। कोई उसको नहीं किया आपने? मुझे तो नहीं पता है, बाकी आगे का मुझे मालूम नहीं है। आप लोगों को पूजा करने गए? हाँ, घटना कहाँ पास? ये पुलिस लाइन के पास की है, 9वीं वाहिनी बटालियन के सामने की। अभी पेट्रोल पंप के पास भी उनकी वो एक गाड़ी पकड़ी गई है उनकी, वो आते आते गिर गया था। दौड़ाया हूं मैं तो भागते भागते गिर आ गए। गोली किसको लगी? गोली मुझे लगी है यहाँ पे और हमारे साथ के जिनको थी उनको लगी है। लोकायुक्त की कार्रवाई में आज पटवारी को 2500 रुपए के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को लेकर तेंदुलगांव सिरमौर तहसील के रहने वाले उमेश प्रताप सिंह ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि तेंदुल की पटवारी भारती वधिया ने उनसे नक्शा तरमीम के बदले रिश्वत मांगा है, जिसके बाद घटना की जांच की गई और सही साबित होने पर 2500 के रिश्वत लेते आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इसके पहले भी आरोपी भारतीय वधिया गुड़ तहसील के रीठी में सीमांकन करने के एवज में 9000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हैं, जिसका प्रकरण भी लंबित है। इस दौरान ट्रेपकर्ता अधिकारी निरीक्षक जियाउल हक के साथ डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार तथा उनकी 12 सदस्यीय टीम उपस्थित रही। ग्राम तेंदुल बैकुंठपुर और तहसील सिमरिया की पटवारी हैं। ये नाम है इनका भारतीय वधिया। ये आज 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई हैं। ये उमेश प्रताप सिंह वही ग्राम तेंदुल के रहने वाले हैं। इन्होंने एक जमीन खरीदी थी और उसके नक्शा तरमीम कराने के लिए आवेदन किया था, मगर पटवारी द्वारा हील हवाला करके पैसे की मांग की जा रही थी। 5000 रुपए की डिमांड की गई थी। 2500 रुपए शिकायत के दौरान दे दिए गए थे। 13 सितंबर को शिकायत की थी इन्होंने और 2500 रुपए आज लेते हुए किया गया। अभी पहले दिन कार्रवाई जी पहले एक बार ये ट्रैप हो चुकी, इसका कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस में है और आज ये दोबारा ट्रैप हो गई है। तो शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष की गई थी। सत्यापन के पश्चात आज उनको पैसे लेकर ट्रैप किया गया। ये ग्राम तेंदुल हल्का तेंदुल ही है और तहसील सिरमौर लगती है और ये ट्रैप वहीं ग्राम तेंदुल में जहाँ बैठते हैं राकेश सिंह का मकान है।
मैं तेंदुल का हूँ। जमीन का नक्शा तरमीम का काम था, तो वही आवेदन किया था। तो ये मैडम पैसे की मांग की थी, तो 5,000 रुपए की मांग की थी ये। तो 2500 ये पहले ले ली थी, 2500 भी ली है। क्या लगा आपको कि ये पैसा नहीं मिलना चाहिए या फिर पैसा की मांग अवैध रूप से की जा रही है, तो आपकी शिकायत की? जी, अवैध रूप से की जा रही थी, क्योंकि ये एक समय पर वो अभियान चल रहा था। अभियान के तहत जी नक्शा तरमीम का काम अभियान मिला था, तो पटवारियों को आदेश था कि ये जाके मौके पर नक्शा तरमीम करें। अभी मैं आवेदन किया था, तो उस दौरान इन्होंने टाल मटोल करके नहीं किया, और जबकि मैं समय से पहले दिया था, पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और टालती गई। फिर बाद में बोले कि अभियान अब खत्म हो गया है, अब पैसे लगेंगे, आदेश करवाना पड़ेगा, ये है वो है, दुनिया भर के बताएं। मैंने निवेदन किया कि अब हम लोग गरीब हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम लोग पास इतना पैसा तो नहीं रहता, कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। संदिग्ध परिस्थितियों में ब्याहता की मौत के बाद पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। रीवा जिले के अतराला थाना अंतर्गत ओछापुरवा गांव में मंगलवार को एक 20 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर लिखा पढ़ी की। वहीं पुलिस मायके पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बेटी को मारकर फेंक दिया गया है। का नाम भी अपना के का घटना घटी रही अपने के साथ, मतलब का भा कल के मार के मेक दिए तालाब में। लड़की से अपने कब बात भई है? शाम बात हुई हमारी। क्या बात हुई? लड़का बोला कि इसको अभी मार काट डालूंगा। मार काटने के बाद मिट्टी ठहराते मिट्टी कहाँ है मिट्टी नहीं पापा कुछ नहीं। इसके बाद बात खत्म हो गया। फिर 3 बजे रात फोन लगाई थी लड़का बात कहीं इसको पता नहीं कहाँ जाए, तो हमारी बेटी चली गई कि हमारी बेटी ढूंढा कहाँ गई बेटी हमारा कि हम नहीं जानता है, कहते फोन काट दिया। फिर आप लोग कब पहुँचे? हम लोग यहाँ पे पहुँचे 2:30-3 बजे। फिर इसके बाद 2:30 बजे हाँ 4 बजे पहुँचे। फिर क्या वो 2:30 बजे के बाद मतलब आप कैसे आए हम लोग यहाँ सर ढूंढ रहे थे, कहीं दिख नहीं रहा था। यहाँ पे खड़े थे के बाद 4-5 बजे वहाँ थाने गए थे, मुझे लिखा नहीं, बोला कि जो कंप्यूटर वाला है वो अभी 8 बजे दिन आएगा, अभी फोन ली जाएगी। ऑनलाइन को वो कर दिया है, 100 नंबर फोन लगा दिया पुलिस वाला, उसने किया। फिर बॉडी कब मिली आपको? बॉडी उसकी ये सुबह अभी मिली, ये लगभग 7:30 बजे मिली है। एक हमारे गाँव का लड़का था, वो बोला कि हम देख लेंगे निकाल के, ठीक जाइए बंदा गाय वही किराने में रखी थे, खींच लिया देख। तो आपको क्या संदेह हो रहा है? संदेह हो रहा है मार के मेका गया है। शादी कब हुई थी लड़की की? 2022 में। क्या नाम था? रेणु देवी। अब पति का क्या नाम था? अविनेश वर्मा। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या यही चाहते हैं जैसे लड़की हमारे बच्चे के साथ हुआ वैसे उसके साथ होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमको। संजय गांधी अस्पताल रीवा में एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जिसमें संजय गांधी अस्पताल के गार्ड ने चंदा कर एक गरीब की मदद की। वैसे तो संजय गांधी अस्पताल से ज्यादातर नकारात्मक खबरें ही आती हैं, लेकिन आज एक सकारात्मक खबर भी सामने आई। हम बात कर रहे हैं संजय गांधी अस्पताल में काम कर रहे महिला गार्डों के दरिया दिली की। दरअसल सिंगरौली के रहने वाले राम सागर यादव के 7 वर्षीय बच्चे भागवत यादव को सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे घर ले जा सके और सही समय पर दाह संस्कार किया जा सके। इसके बाद गार्डों ने मिलकर 3500 रुपए का चंदा एकत्रित किया और पीड़ित की मदद की। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही संजय गांधी अस्पताल में एक गार्ड द्वारा 70 वर्षीय वृद्ध के साथ मारपीट की गई थी और इसके पहले भी कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन संजय गांधी अस्पताल से समय समय पर सकारात्मक खबरें भी सामने आती रहती हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है। सर काटा था। लड़के क्या नाम था? लड़के का नाम था भागवत। कितने साल का बच्चा था? 7 साल का। क्या हुआ है? डेथ हो गया है। कैसे? सांप काटा है? जी सांप काटने से। सांप काट। आप कहाँ के रहने वाले? बड़गढ़। फिर आपकी किसने मदद की? साहब लोग हमारे सिस्टर दीदी स्टाफ वाले जहाँ भर्ती कराए थे वहाँ वो लोग मदद आपको की? जी वो लोग बहुत मदद किए हैं। अपने पास कुछ व्यवस्था नहीं था, लोग सब व्यवस्था करके हमारे बच्चे का शव को घर पे भिजवा दिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में साहित्यकारों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो वृद्धावस्था से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के संबंध में जन जागरूकता पर जोर देता है तथा चुनौतियों का सामना कर रहे वृद्धजनों की सहायता के लिए सामुदायिक संगठनों, परिवारों और हितधारकों को संगठित करता है। इस दिन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन एक साथ मिलकर वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, सामाजिक अभियान और अन्य जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। इसी कड़ी में आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह, राजकुमार सिंह तिवारी सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान चयनित साहित्यकारों और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कि राजकुमार जी ने हम सब लोगों के बीच में इस याददाश्त को दिलाया और सब लोगों ने मिल करके हम लोगों ने ये अवसर पैदा किया। राजकुमार जी का इसमें विशेष रूप से योगदान रहा इसको कि अपने बीच में जो बहुत प्रोमिनेंट हैं वत्स जी साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता में और तमाम तरह के सामाजिक गतिविधियों में, तो इनका सम्मान हम लोगों ने किया। तो उनको हम माने बधाई भी दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। पर दो शब्द में वृद्धों के बारे में भी, अब जब आपने माइक्रोफोन सामने कर ही दिया, तो यह है स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। स्थानीय पैमाने से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बुजुर्गों की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। इसलिए ये चिंतनीय विषय है पूरे पीढ़ी के लिए, पूरे समग्र समाज के लिए, विश्व के लिए, कि उनको बहुत ही नेगलेक्ट किया जाता है और उनकी जो सार्थकता है, जो बची है, अवशेष है, वो जो नष्ट नहीं हुई है, उसका भी उपयोग। अब हालात तो यहाँ तक हो गए हैं कि हमारे यहाँ तो खास तौर से अब से संयुक्त परिवार टूट गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। लड़के बच्चे जो हैं वो कहीं नौकरी में चले गए अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के। वो अकेलेपन का जो माने कष्ट है बुजुर्ग को, वृद्ध को, वो सबसे ज़्यादा है। तो ये समाज में एक जागृति पैदा हो कि भाई वृद्ध लोगों का सम्मान आपको ये हमारे पत्रकार आफ्ताब जी हैं। अब ये तो आप जानते हैं, तो खाली पत्रकार भरने उस जगत में वो सेवा कर ही रहे हैं और सामाजिक सेवा में, और वो भी सयाने हो गए। तो हम लोगों ने आज उनका भी वो कर दिया, अब स्वागत कर दिया। अब चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा, सबके द्वारा मिल करके इस मैसेज को आगे बढ़ाया जाए कि सब कोई अपने अपने बुजुर्गों के या दूसरों के उनका सम्मान करें और उनकी सार्थकता का लाभ लें, उसको नेगलेक्ट न करें। बस संसार के अनुभव, ज्ञान, ममता, स्नेह, संरक्षण के भंडार, सबके बड़े बुजुर्ग, सबके सम्मानित को सम्मान करके आज पूरा राष्ट्र समाज, हम सब लोग गौरवान्वित हैं। बुजुर्गों की जितनी सेवा शुश्रूषा की जाए, जितनी रक्षा की जाए, उतनी कम है। ये हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा के पुंज हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद और सरपंच महापरिषद का सदैव ये प्रयास रहा है कि समाज में जो हमारे पूजनीय हैं उनको सम्मानित करके खुद सम्मानित हुआ जाए। आज इसी के तारतम्य में अपने पत्रकार बंधुओं, माननीय प्रमोद वत्स जी, माननीय आफ्ताब भाई को हम लोगों ने परिषद की तरफ से सम्मानित किया है। और परिषद ये संकल्प लेता है कि संसार में कहीं भी वृद्ध हैं, अगर उनको कोई बेवजह झूठे मुकदमों में फंसाता है, तंग करता है, तो उनके मुकदमे मामलों की निःशुल्क पैरवी परिषद द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ हर संभव मदद और हर संभव सहायता उनकी की जाएगी। और इसी तारतम्य में हर साल इसको कार्यक्रम को मेगा इवेंट के रूप में तब्दील किया जाएगा। तो मेरा संसार के सभी बुजुर्गों को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन है, प्रणाम है, धन्यवाद, जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत 2.5 लाख सदस्य बनाए गए हैं, जिसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस साल चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत रीवा जिले में 2.5 लाख सदस्य बने हैं, जो प्रदेश में सर्वाधिक बताया जा रहा है। इसके लिए पार्टी के मुख्यालय अटल कुंज में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और शशांक श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया।
इस दौरान पार्टी के सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। 3 तारीख से सदस्य अभियान चालू हुआ था और 25 तारीख को इसका प्रथम चरण समापन होना था। उसमें 30 तारीख की बैठक में समीक्षा बैठक होना था। उसमें मैंने 1501 सदस्य बनाया था, जिसमें बताया गया कि जिले में प्रथम स्थान है मेरा। दूसरे स्थान में कोई हर्षवर्धन तिवारी जी हैं, शायद 1271 सदस्य बना के। और कल मुझे पार्टी कार्यालय में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। मतलब जिले में सबसे ज़्यादा जिले में सदस्यता बताई गई। इस प्रकार से आप लोगों तक भारी संख्या में लोगों तक पहुँच पाए आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति इतनी अच्छी है कि किसी के पास मैंने गया, एक व्यक्ति भी नहीं बोला कि हम सदस्य नहीं बनेंगे। सदस्य बनने के लिए किसी ने इनकार नहीं किया। हाँ, जाने की जरूरत है लोगों के पास। अगर हम निकलेंगे नहीं तो सदस्य कैसे बनेंगे लोग? सबके अंदर से मन से इच्छा है, और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना एक गौरव की बात है। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज खान एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे और सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान क्या बताया उन्होंने, आप खुद सुनिए। देखिए, ये हमारा सदस्यता महाअभियान जो पर्व चल रहा है, इसको लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी जनता मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सदस्यता की समीक्षा के लिए मेरा आज रीवा आगमन हुआ था, जिसमें के सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सहज बनाने के लेकर आए हुए हैं। अभी तक कितने सदस्यता अभियान? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 लाख सदस्य हम पार कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य जो है 5 लाख सदस्य बनाने का है। देखा जाता है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक भाजपा से जुड़ने से कहीं ना कहीं पीछे हटता, तो उसको कैसे रिझाने का प्रयास करेंगे? नहीं, देखिए, बात रिझाने की नहीं है। अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, जिसके लिए आज लोग खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग खासकर। एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी जी जातिवाद के लिए बात कर रहे हैं। अरे वो तो हमेशा जातिवाद क्या, वो तो सब बात चलाते हैं। आज उन्हीं की बदौलत है जो कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बद से बदतर हालत है। लोग तो उन्हीं की तरफ खिंचते आ रहे हैं जो चुनाव। आपको गलतफहमी है? नहीं, देखिए, मैं बात मध्य प्रदेश कर रहा हूँ। आज हम 27 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में लोकसभा की जीत कर आए हैं। ये अपने आप में स्वयं तक स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के सारे वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वक्फ बोर्ड का बिल भी पास होने वाला है। देखिए, ये क्या है कि जितनी भी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की जो कि भूमाफियाओं के कब्जे में थीं और जो कि वाकिफ की मंशा के अनुसार उनका जो है वक्फ की संपत्ति का लाभ नहीं मिलता था, उसको लेकर जो भ्रांतियां थी लोगों में वो दूर करने के लिए भी लाया गया है और अच्छी बात है, हम लोग समर्थन करते हैं इसका। कहीं ना कहीं तो लोगों में रोष व्याप्त है इस चीज को लेकर। देखिए, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, जिनको राहुल गांधी जैसे लोग उकसा रहे हैं, जो बेचारे शिक्षा से बहुत दूर हैं, उनको समझ में नहीं है कि ये बिल लाभ का है या हानि का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, सभी समुदाय के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय इसका समर्थन करती है। रोजगार के साथ हम कैसे खोले जाएं लोगों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सारी योजनाएं, क्या वो कुशलम भारत हो, क्या हुनर हाट हो, क्या नई रोशनी हो, नई उड़ान हो, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से मुस्लिम समुदाय ले रहा है। एजाज भाई भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष आज तशरीफ लाए हैं। अब उन्होंने निर्देश दिया है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम
सदस्य बनाए जाएं और हम लोग कुछ सदस्य बनाए भी हैं। हमारे लक्ष्य कुछ ज़्यादा दे दिए हैं और लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। रीवा में क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने लोगों को जोड़ना है? रीवा में कम से कम 5000 सदस्य बनाना है। इसमें 2000 सदस्य बनेंगे, 3000 और बनाना है। हम लोग कोशिश करेंगे सब भाई लोग से तो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने और आपकी उम्मीद पर खड़े उतरे। रीवा जिले में जो मुस्लिम वोट प्रतिशत है वो भाजपा का कम रहता है, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी चुनाव हुआ 5 वार्ड में, नगर निगम के चुनाव नहीं कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश करते हैं हम लोग तो ऐसे कुछ न कुछ देते हैं और कुछ मंत्री जी ने कहा तो भाई कुछ वोट मिला है हमको ऐसे। आगामी 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का आरंभ होने जा रहा है, जिसके लिए आज रीवा में मां शारदा के दर्शन करने 101 लोगों का समूह मैहर के लिए रवाना हुआ। मैहर मां शारदा माता के दर्शन करने आज रीवा के चिरोहला से 101 लोगों का दल पैदल माता के भजनों में नाचते गाते निकला है, जो 3 अक्टूबर को पट खुलने के साथ ही दर्शन करेंगे। दल के लोगों ने बताया कि हमारा मां शारदा ग्रुप है और खुद की ही प्रेरणा से मां शारदा के पैदल चलकर दर्शन करने की योजना बनी। पहले तो 51 लोग ही यात्रा करने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर 101 हो गई। 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रही है, ऐसे में स्थानीय देव स्थानों के साथ ही विंध्य के मैहर में विराजमान मां शारदा के दर्शन करने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। आप लोग पैदल यात्रा मैहर की जा रहे हैं, कितने लोग हैं आज जा रहे हैं? हम लोग 101 लोग हैं। पैदल यात्रा रहेगी माई के धाम तक और पैदल यात्रा में कुछ लोग नंगे पैर हैं, कुछ लोग चप्पल जूते के साथ हैं। नाचते गाते हुए ये माता जी की आपको सामने झांकी दिख रही है। यहाँ पे हम लोग आरती करके निकले हैं और जहाँ पे विश्राम होगा इसके उपरांत हम लोग नहा धुल के फिर से माता जी की आरती करेंगे और बड़े ही भावपूर्वक हमारे साथ जो 101 भक्त हैं सभी आपको सनातनी ड्रेस में वेशभूषा में दिख रहे होंगे। और हम लोग 3 तारीख को सुबह जो पट खुलेगा माता रानी का, नवरात्रि लग चुकी होगी तो दर्शन हो जाएंगे माता रानी के। ये चिरौला मंदिर से, राम सागर मंदिर से होते हुए। क्या मन्नत थी? कोई मन्नत नहीं है, बस एक अपना ग्रुप है मां शारदा ग्रुप और उसी के तत्वाधान में ये हम लोग सभी यात्रा कर रहे हैं। प्रेरणा मिली है? कहीं से अचानक मन में बात आई कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा भारत भ्रमण हो चुका है और हमेशा तीर्थ यात्रा में रहा आता हूँ और ये पैदल यात्रा अभी बोल बम की हम लोगों की थी, इसके पहले हमेशा चलती रहती है हर सावन मास में। तो ये हुआ कि एक बार माता जी के दरबार में भी जाएं, सब लोग प्रेरणा पाएंगे इससे। जो अपने मैहर यात्रा कब से कर रहे हैं? मैहर यात्रा तो पैदल पहली बार हो रही है जी। राजू त्रिपाठी। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नागपुर के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देशमुख ने रीवा के रतहरा में ओपीडी शुरू की है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर डॉक्टर देशमुख ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं।
मेरा नाम है डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। मैं किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी प्रत्यारोपण तज्ञ हूँ। मैं नागपुर के गंगा केयर हॉस्पिटल में करीब लास्ट 2 साल से कार्यरत हूँ और उसके पहले मैं कलकत्ता और मुंबई में काम करता था। तो जब मैं नागपुर में आया तो मैं देखा कि किडनी की जो बीमारियाँ हैं वो हमारे विदर्भ रीजन मतलब महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह तक किडनी का बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि किडनी डिसीज़ जो होता है या किडनी का जो तकलीफ होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है और उसके लक्षण क्या है, ये इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। उस वजह से क्या होता है कि जब किडनी का तकलीफ बहुत बढ़ जाता है तब पेशेंट हमारे पास आता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये रोग जो है इसको आने से पहले हमें रोकना चाहिए और उसके लिए ये जन जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स जो मध्य प्रदेश से हमारे पास आते हैं या यहाँ के डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसका दवाइयाँ वो ठीक से ले नहीं रहे थे या उसका काउंसलिंग ठीक से हुआ नहीं था, उस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका किडनी खराब हुआ। दूसरा एक चीज़ होता है कि दर्द की दवाइयाँ, अपने मन से ही दर्द की दवाइयाँ लेना, उससे भी बहुत दिक्कत होती है और उसका किडनी पे सीधा सीधा असर होता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत लोगों को परेशान करती है। फिर क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को पैरों में सूजना आ गया, चेहरे में सूजना आ गया, पेशाब में तकलीफ हो रही, पेशाब ठीक से हो नहीं रही, अटक रही है, जलन हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ये पेशेंट मरीज में रहती है और हमको फिर पता ही नहीं चलता कि किडनी का बीमारी चल रहा है। अगर ऐसे मरीज को हम जल्द ही पता कर ले और उनको ट्रीटमेंट दे तो उनका किडनी का बीमारी भी नहीं बढ़ेगा और उनको डायलिसिस जैसी या ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत न पड़ेगी। अब बात आती है कि मैं नागपुर से यहाँ किस लिए आता हूँ। कोई भी सवाल बोलेगा आप वहाँ से क्यों आते हैं, तो जैसे ये 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे काफ़ी मरीज़ यहाँ से मध्य प्रदेश से वहाँ तक आते हैं। उनको जब कोई साथ में आता है, किसी मरीज़ आता है, कभी कोई 2-3 लोग आते तो उनका आने जाने का खर्चा, साथ में वहाँ रहने का खर्चा, फिर हॉस्पिटल में टेस्ट, दवाइयाँ, ये कुल मिला के 10-15 हज़ार उनको लग जाते हैं। और मैं जब उनको देखता हूँ, चलो पहली बार देखूंगा 10 से 15 मिनट उनको पूरा मैं जांच करूँगा, बात करूँगा, सब समझाऊँगा। उसके बाद 2 महीने बाद अगर 1 महीने बाद में उनको बुलाऊँगा तो वो जांच करेंगे, मुझे दिखाएंगे। हार्डली 5 या 7 मिनट तक मेरे साथ उनका वार्तालाप होगा, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, सही बात है, उसके लिए वो आते हैं। लेकिन ये 5 से 10 मिनट के लिए उनको 2 रातें देनी होती है, 1 दिन देना होता है और अपना पैसा भी होता है। तो मैं ये सोचा क्यों ना मेरे जो मरीज़ हर महीने में जो दिखाने आते हैं उनको मैं यही देखूं, ताकि उनको रीवा या आजू बाजू की जो भी गांव है वहाँ से वो आए और दिखाए, ताकि उनका पैसा भी बचे, खर्चा भी बचे और जो तकलीफ़ हो रही है वो भी ना हो। इस माध्यम से मैंने ये शुरू किया है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सबको पता चले कि हाँ हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो आ रहे हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम ये चीज़ यहाँ पे जो आयोजक के भारत फार्मेसी के अवैध साहब उनसे बात किया कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसका किडनी काफ़ी हद तक ख़राब हो गया, पेन किलर्स ले रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसका क्रिएटिनिन 1.52 1 साल पहले था और वो दवाइयाँ अपने मन से ही चल रहा था, किसी से गाइडेंस नहीं ले रहा था। उनको पता भी नहीं कि हाँ किडनी से कोई डॉक्टर यहाँ आते हैं। तो 1 साल में उसका क्रिएटिनिन 7 तक चला गया। क्रिएटिन मतलब एक माध्यम होता है जिससे हम पता करते हैं कि ये दवाई, ये क्रिएटिन की वजह से, मतलब कोई दवाई की वजह से क्रिएटिन बढ़ गया है या किडनी का जो बीमारी है वो क्रिएटिन बढ़ने से पता चलता है। तो उसका 7 तक चला गया, डायलिसिस की नौबत आई। तो मुझे लगा कि मैं कहीं कम पड़ रहा हूँ, मैं लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, ताकि लोगों तक मैं पहुँचूँ, उनको समझा सकूँ कि हाँ किडनी की बीमारी को अपन ठीक कर सकते हैं। आज ही हमारे 2-3 पेशेंट मैंने देखे जो टाइम पे मिले तो उनका इन्फेक्शन ठीक हुआ, किडनी का सूजन हुआ और आज उनकी क्रिएटिन नॉर्मल दिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में लायंस क्लब एवं लीनस क्लब द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर रीवा में लायंस क्लब एवं
लायंस क्लब द्वारा प्राचार्य विभा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लायंस इंटरनेशनल क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर आरएन सिंह, सचिव लायंस संजय गुप्ता, लायंस क्लब की जिला चेयरपर्सन लायंस सरोजनी मिश्रा, लायंस विभा शुक्ला के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में 40 पेड़ लगाकर महाविद्यालय को हरा भरा बनाने प्रयास किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के तमाम व्याख्याता, अतिथि विद्वान व छात्राएं उपस्थित रही। आज महाविद्यालय में बड़ी हर्ष का विषय है कि लायंस क्लब की प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन श्रीमती सरोजनी मिश्रा जी और विभा जी यहाँ पर आई हुई हैं और उन्होंने वृक्षारोपण किया, और साथ ही लायन क्लब के प्रेसिडेंट सिंह साहब और संजय गुप्ता जी भी आकर के उन्होंने 30 जो है ये विद्या के पेड़ दिए हैं, और साथ ही श्रीमती सरोजनी मिश्रा जी ने भी यहाँ पर 10 पेड़ विद्या के और अनेक प्रकार के पेड़ ला करके यहाँ पर फूलों के पेड़ से इस बगिया को सुसज्जित किया है। और साथ ही इंजीनियर संदीप श्रीवास्तव जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, और आप सबके सहयोग से ही कोई भी संस्था आगे बढ़ती है, और मेरा यही सोचना है कि आप सबका सहयोग हमारे महाविद्यालय को आगे बढ़ाने में हमेशा रहेगा, तभी हम सब आगे बढ़ते हैं। मेरी शब्दों के साथ जय हिंद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।